इस एपिसोड की शुरुआत भी वहीं से होती है जहां पर पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। वो चश्मे वाले नाइट की बातों को सुनने के बाद मॉरिसन गुस्से में अपने दांत पीसते वहां से जाने लगता है। मॉरिसन को इतने गुस्से में वहां से जाते हुए देखकर लेडी मैकफील्ड मॉरिसन के पास जाती हैं और उसे खींच के एक झापड़ लगाती हैं। मॉरिसन को एक जोरदार लाफा मारने के बाद लेडी मैकफील्ड उससे गुस्से में कहती हैं, मॉरिसन, हम मैजेस्टी की नाइट्स हैं, मैं तुम्हें ऐसा करने की अनुमति नहीं दूंगी। लेडी मैकफील्ड की बातों को सुनने के बाद मॉरिसन उनसे कहता है, जो भी उसकी शक्तियों को कम आंकने की गलती करेगा वो दुनिया का सबसे बड़ा मूर्ख होगा। मॉरिसन की बातों को सुनने के बाद लेडी मैकफील्ड अपने दांतों को पीसते हुए मन ही मन सोचते हुए कहती हैं, अगर वो इंजन का मास्टर सॉर्समैन मॉरिसन को भी इस हद तक डरा सकता है तो सच में कितना ताकतवर होगा। इतना सोचते ही लेडी मैकफील्ड मॉरिसन के हाथों को झटकते हुए उस पर चिल्लाते हुए कहती हैं, चाहे वो कितना भी ताकतवर हो, यदि अगर वो राज्य को धमकी देता रहा तो उसे हम अपना शत्रु ही समझेंगे। अगर हम सभी लोग मिलकर एक साथ उस इंजन के मास्टर सॉर्समैन से लड़े तो मुझे यकीन है कि हम उसे हरा सकते हैं। लेडी मैकफील्ड की बातों को सुनने के बाद मॉरिसन उन्हें एक अजीब लुक देता है और वहां से जाते हुए उनसे कहता है, मैं तुम्हें एक सलाह देता हूँ, हमें कभी भी इंजन के मास्टर सॉर्समैन से नहीं लड़ना चाहिए, नहीं तो हम खुद अपनी मौत को न्योता देंगे। मैं खुद व्यक्तिगत रूप से रानी से उसके ऊपर लगे हुए सारे आरोपों को हटाने के लिए और उसे अमेरिका में शामिल होने के लिए अनौपचारिक आमंत्रण करूंगा। मॉरिसन की बातों को सुनने के बाद चश्मे वाला नाइट गुस्से में मॉरिसन से कहता है, अभी तुमने क्या कहा? चश्मे वाले नाइट की बातों को सुनने के बाद मॉरिसन वहां से जाते हुए उससे कहता है, मैं ये सब बस राज्य के भविष्य के लिए कर रहा हूँ। दूसरी तरफ कुछ दिनों बाद सभी लिडनी वासी अपना घर बनाने लगते हैं। सभी मामलों को सुलझाने के बाद मॉरिन एंड कंपनी डोर स्ट्रेट के लिए निकल जाते हैं। रथ में एलिस अपनी आंखें बंद करके शांति से एक जगह पर बैठी होती है। एलिस को यूं एक जगह पर शांति से बैठा हुआ देखकर मॉरिन उससे पूछता है, क्या हुआ, तुम इतनी लंबी लंबी सांसें क्यों ले रही हो? मॉरिन की बातों को सुनने के बाद एलिस उससे कहती है, कुछ नहीं, बस मैं कुछ सोच रही थी। क्या सच में हमारे लिए शर्ली को यहीं पर छोड़ना हमारे लिए ठीक रहेगा? एलिस की बातों को सुनने के बाद मॉरिन उससे कहता है, तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो जितनी सुरक्षित हो सकती थी उतनी सुरक्षित है। हमें तो बस एक जगह पर आराम से बैठकर 1 मिलियन सोने के सिक्कों के आने की प्रतीक्षा करनी चाहिए। मॉरिन की बातों को सुनने के बाद एलिस उस पर गुस्सा करते हुए उससे कहती है, क्या तुम दिन भर पैसा पैसा करते रहते हो? क्या पैसे तुम्हारे लिए सबसे बड़े हैं? क्या उसके आगे दोस्ती कुछ भी नहीं है? शर्ली हमारी दोस्त है। मैं भगवान से प्रार्थना करूँगी कि तुम्हें कभी भी वो रिवॉर्ड ना मिल पाए। एलिस की बातों को सुनने के बाद मॉरिन उसकी बातों को इग्नोर करते हुए कहता है, मुझे तुम्हारी किसी भी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता है। अभी मॉरिन ये सभी बातें बोल ही रहा होता है कि तभी उसके घोड़ा गाड़ी पे एक बहुत बड़ी ईगल की परछाई दिखती है। उस परछाई को देखकर घोड़े बहुत डर जाते हैं और रथ के अंदर का माहौल बिगड़ जाता है। अभी अचानक वो बहुत बड़ा ईगल सीधे मॉरिन के घोड़ा गाड़ी के सामने आकर लैंड करता है। उस ईगल के जमीन पर उतरते ही लेडी मैकफील्ड मॉरिन और एलिस का नाम लेते हुए कहती हैं, तुम दोनों को फिर से मेरे साथ पैलेस चलना होगा। लेडी मैकफील्ड को वहां पर अचानक देखकर किसी को भी कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है कि अचानक लेडी मैकफील्ड वहां पर क्या कर रही हैं। इसके बाद लेडी मैकफील्ड मॉरिन और एलिस को टेम्पररी रॉयल पैलेस ले जाती हैं। लेडी मैकफील्ड के पीछे चलते हुए एलिस धीरे से मॉरिन से पूछती है, क्या उन लोगों को पता चल गया कि कल तुमने इंजन के मास्टर सॉर्समैन का भेष बदल के उन लोगों की गांड मार दी थी? या फिर शायद उन लोगों को यह पता चल गया कि तुम ही डीमन किंग हो? एलिस की इतनी घबराहट से भरी हुई बातों को सुनने के बाद मॉरिन उससे कहता है, मुझे नहीं लगता कि उन लोगों को पता चल गया कि मैं एक डीमन किंग हूँ। लेडी मैकफील्ड को देखने से भी ऐसा नहीं लग रहा है कि वो मुझे गिरफ्तार कर रही हैं। इसके बाद लेडी मैकफील्ड एक जगह पर जाकर कहती हैं, राजकुमारी शर्ली, आपके दोस्त आ गए। लेडी मैकफील्ड की बातों को सुनते ही शर्ली तुरंत भागते हुए एलिस के पास आ जाती है। शर्ली को एकदम सही सलामत देखकर एलिस खुशी के मारे शर्ली को गले लगाते हुए कहती है, ओ शर्ली, तुम ठीक हो? मैं तुम्हारे लिए बहुत चिंतित थी। एलिस की बातों को सुनने के बाद शर्ली उसे शांत कराते हुए कहती है, अब मैं ठीक हूँ, रेडवुड नाइट्स मेरा बहुत अच्छे से ध्यान रख रहे हैं। शर्ली की बातों को सुनने के बाद मॉरिन उसे देखते हुए मन ही मन सोचते हुए कहता है, मैं वही था जिसने कल तुम्हारी जान बचाई थी, भले ही मैं ये तुम्हें बता नहीं सकता। इसके बाद शर्ली अपनी बातों को आगे बढ़ाते हुए एलिस से कहती है, मैंने ही लेडी मैकफील्ड को तुम दोनों को यहाँ पर लाने के लिए कहा था ताकि मैं तुम दोनों को ठीक से विदा कर सकूं, क्योंकि आज ही मैं घर जाने वाली हूँ। शर्ली की बातों को सुनने के बाद एलिस उससे कहती है, क्या तुम सच में आज जाने वाली हो? पर तुम्हारी जर्नी तो बहुत खतरों से भरी हुई है। एलिस की बातों को सुनने के बाद शर्ली उससे हंसते हुए कहती है,
तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेडी मैकबेल खुद मुझे व्यक्तिगत रूप से मेरे घर ले जाएंगी। अभी एलिस और शर्ली बात कर ही रहे होते हैं कि तभी मॉलिन उन दोनों के बीच आते हुए शर्ली को कोने में ले जाकर उससे पूछता है, क्या इन लोगों ने तुमसे मेरे बारे में कुछ पूछा? और इनके सवाल को सुनने के बाद एलिस कुछ सोचते हुए उससे कहती है, लेडी मैकफील्ड ने मुझसे तुम्हारे बारे में कुछ भी नहीं पूछा, इसके बजाय उन्होंने मुझसे इंजन के मास्टर सस्पेंशन के बारे में पूछा। लेकिन मैंने इंजन के मास्टर सस्पेंशन के बारे में कभी भी नहीं सुना और ना ही मुझे वह घटना ठीक से याद है। शर्ली की बातों को सुनने के बाद मॉलिन मन ही मन सोचता है, ऐसा लगता है कि अब मैं सुरक्षित हूँ। इसके बाद शर्ली अपनी बातों को आगे बढ़ाते हुए मॉलिन से कहती है, मुझे सुरक्षित रखने और मुझे यहाँ तक सुरक्षित लाने के लिए धन्यवाद। मैं आपकी नींद खराब करने के लिए माफ़ी मांगती हूँ और आपके कपड़ों के लिए भी। मैं तुम्हारे लिए नए कपड़े खरीद दूंगी। शर्ली की बातों को सुनने के बाद एलिस का चेहरा काला पड़ जाता है और निराशा भरी आवाज़ में कहती है, कोई समस्या नहीं है। इतना कहने के बाद वो मन ही मन सोचते हुए कहती है, इसके स्तन इतने क्यों बड़े हैं? अभी एलिस और शर्ली बात कर ही रहे होते हैं कि तभी लेडी मैकफील्ड शर्ली के पास आते हुए उससे बड़े अदब से कहती है, राजकुमारी शर्ली, मैं आपको डिस्टर्ब करने के लिए माफ़ी चाहती हूँ, पर हमारे निकलने का समय हो चुका है। लेडी मैकफील्ड की बातों को सुनने के बाद शर्ली थोड़ा निराश हो जाती है क्योंकि उसे एलिस के साथ और भी ज़्यादा समय बिताना था। अभी लेडी मैकफील्ड और शर्ली बात कर ही रहे होते हैं कि तभी मॉलिन चमक भरी आंखों से शर्ली के पास जाकर उससे कहता है, शर्ली, जबकि अब तुम सुरक्षित हो तो हम उस 1 मिलियन सोने के सिक्के के बारे में बात कर लेते हैं। मॉलिन की बातों को सुनने के बाद एलिस बिना एक्सप्रेशन के साथ उससे कहती है, तुम वास्तव में जानते हो किसी का मूड कैसे ख़राब करते हैं? मॉलिन की बातों को सुनने के बाद शर्ली कन्फ्यूजन भरे चेहरे के साथ मॉलिन से पूछती है, 1 मिलियन सोने के सिक्के? तुम किस बारे में बात कर रहे हो? शर्ली को सीधे अपनी बातों से पलटते हुए देखकर मॉलिन का दिमाग खराब हो जाता है और चिल्लाते हुए शर्ली से कहता है, तुमने ही कहा था ना कि तुम मुझे इनाम के तौर पे 1 मिलियन सोने के सिक्के दोगी। तुमने मुझसे वादा किया था, क्या तुम यह वादा भूल गई? इस पर शर्ली कहती है, क्या मैंने वादा किया था, पर कब? मॉलिन की बातों को सुनने के बाद लेडी मैकबेल उससे कहती है, यह बहुत ही दुर्भाग्य की बात है, लेकिन राजकुमारी शर्ली की स्पिरिट को बहुत ही डैमेज हुआ था, उसके कारण वो कुछ घटनाओं को भूल गई हैं। लेडी मैकबेल की बातों को सुनने के बाद एलिस और मॉलिन को बहुत बड़ा झटका लगता है। मॉलिन को तो इतना बड़ा झटका लगता है कि उसका मुंह खुला का खुला रह जाता है और वो कुछ भी नहीं बोल पाता है। चौक से बाहर आते हुए एलिस लेडी मैकबेल से कहती है, क्या सच में शर्ली की आदत चली गई है? जैसे ही मॉलिन को शर्ली की आदत जाने के बाद समझ में आती है, वैसे ही उसके सारे सपनों में पानी फिर जाता है और वो चिल्लाते हुए शर्ली से कहता है, तुम्हें एलिस की नाइटी के बारे में याद है, लेकिन तुम 1 मिलियन सोने के सिक्कों के बारे में भूल गई। इसके बाद ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।